Okay, Namaskar dear students. Today we are going to discuss about the pharmacist career in US. आज का जो एजेंडा है वो primarily we are focusing only on the pharmacist career opportunities in US, but we are not going to discuss in detail about the pharmacist licensing process. उसके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे. We are going to organize a special class for that. But today we are going mainly discuss about the why US is the best career destination for the pharmacist, what kind of programs you have to select, what should be your framework for the career selection in US, and also we are going to discuss about some of the most commonly preferred programs for the pharmacist और उसकी सबसे ज्यादा डिमांड भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे और हमारा जो आज का एजेंडा है वो ये पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द 5 मोस्ट कॉमन रीजंस टू सिलेक्ट यूएस एज ए स्टडी डेस्टिनेशन. सेकेंड, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स टू वर्क इन यूएस एज ए फार्मासिस्ट. मैं फिर से बोल रहा हूं, जब मैं फार्मासिस्ट आज बोल रहा हूं तो इंडस्ट्रियल सेक्शन के बात कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में उतनी ज्यादा फोकस नहीं है. ओके, क्योंकि वो एक अलग से ही बड़ा सब्जेक्ट बन सकता है. तो उसके लिए हम ऑलरेडी काफी बार बात कर चुके हैं और इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ स्पेशल क्लास फॉर दैट एज वेल. ओके, जो मोस्ट डिमांडिंग फार्मेसी कोर्सेज है ऐसे 10 कोर्सेज के बारे में बात करेंगे और राइट कोर्स सिलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे. सो दिस आर द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है वो ये है कि व्हाई यूएस इज कंसिडर्ड एज ए स्टडी डेस्टिनेशन. उसके हम 5 अलग अलग रीजंस जो हमें कन्विक्शन देता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देता है, हमारा जो डिसीजन है उसको एक पुश देता है कि हमें यूएस को क्यों पसंद करना चाहिए. ओके, उसमें जो पहला रीजन है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है फार्मा का. फिर वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मतलब जो मेडिसिन कंज्यूम की जाती है उसकी वैल्यूएशन से हो या वैल्यूएशन प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कोई सा भी रीजन हो सकता है. लेकिन सबसे बड़ा जो पूरे वर्ल्ड का जितना मार्केट है उसका बहुत बड़ा सेगमेंट इज रिप्रेजेंटिंग बाय यूएस. अबाउट 500 to 600 बिलियन डॉलर, ये इतना बड़ा मार्केट है. अगर आप ये स्पेक्ट्रम में देखोगे तो हाफ से भी बड़ा स्पेक्ट्रम इज रिप्रेजेंटिंग बाय द यूएस ओनली. उसके बाद आता है पूरा यूरोप, उसके बाद अदर कंट्रीज, इस तरह से स्पेक्ट्रम है. तो एक रीजन तो हमें कन्विक्शन के लिए मिल गया कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर मार्केट है कोई तो वो है यूएस, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रेफर टू गो टू यूएस. ओके, अब दूसरे रीजंस देखो तो ग्लोबल का मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, R&D, सबका रिसर्च, उसका सबसे बड़ा लीडर है यूएस. अगर हम पूरी दुनिया का जो फार्मा मार्केट को अगर कंसीडर करें तो उसमें से 50% जो मार्केट कैप्चर किया जाता है वो ये 10 कंपनियों के द्वारा है. These 10 companies representing 50% of the global market. अब उसमें से मेजोरिटी जो यूएस कंपनीज है उसको अगर कंसीडर करें तो 31% ऑफ द टोटल ग्लोबल फार्मा मार्केट शेयर इज बाय दिस यूएस फार्मा जायंट. उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिसर्च इंडस्ट्री में या फार्मा सेक्शन में कहीं पे भी काम करना चाहते हो तो यूएस विल गिव यू द broader and the better opportunity to work in pharma section. Okay, this is another important point that we have to keep in mind. बहुत से फार्मा के स्टूडेंट्स R&D और रिसर्च के पर्सपेक्टिव से अपने करियर को देखते हैं. अगर ये पॉइंट से देखो तो पूरे यूएस में जितना स्पेंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है
वो टोटल अबाउट $97,000 मिलियन, इतना टोटल स्पेंडिंग रिसर्च में होता है। उसका $56,000 मिलियन, मतलब 58% ऑफ द रिसर्च फ्रॉम द लाइफ साइंस सेक्शन ओनली। मतलब लाइफ साइंस इज रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट 60%, मोटा मोटा समझो 60% रिसर्च का जो टोटल स्पेंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइंस में है। ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करोगे 2010, 11, 12, ये पूरे साल में अगर 2022 तक, तो हर साल रिसर्च स्पेंडिंग बढ़ रही है। दैट मीन्स दिस कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये टोटल R&D एक्सपेंडिचर है, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। सारे स्टेक होल्डर्स, जैसे फेडरल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ये हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ये दो डोमेन्स बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट्स भी सिग्निफिकेंट अमाउंट रिसर्च में स्पेंड करती है और बिजनेसेस आर आल्सो स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट। ये दो जगह से हमें स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स क्वालिटी स्टूडेंट्स है, फिर वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे हैं, इसीलिए यूएस यूनिवर्सिटीज आर giving the maximum amount of scholarship to the international students, and that's why you can think US as a study destination, and also after completion of your study you have a great future in the field of pharma. Okay, तो रिसर्च के डोमेन में जिसको कुछ करना है उसके लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। उससे आगे अगर जाते हैं तो इंटरनेशनल बहुत सारे बिजनेसेस एंड बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो अपने पैसे पार्क करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में, उसमें हाईएस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय यूएस ओनली। अब उसमें से 50% बिजनेसेस आर स्पेंडिंग R&D के लिए पैसे यूएस में डालते हैं। अब उसका एग्जांपल देता हूं, और ये बहुत अच्छा समझने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, यू हैव टू कीप इन माइंड। मान लीजिए कि इंडिया में कोई कंपनी है, जैसे हम एक कोई एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी लेके चलते हैं, जाइडस फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ नाम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, उसका कोई रिलेशंस नहीं है कि हम यहाँ पे जाइडस ऐसा करती है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। मान लीजिए कि ये कंपनी को अगर रिसर्च के लिए पैसे स्पेंड करने हैं तो वो क्या करेगी, वो अपनी खुद की एक लेबोरेटरी का सेटअप करेगी, फिर वहां पे साइंटिस्ट को रिक्रूट करेगी, फिर उसके लिए उसके असिस्टेंट लेवल के साइंटिस्ट को रिक्रूट करेगी। तो ये सारी चीजें करने में बहुत ज्यादा पैसे जाते हैं। इसीलिए बहुत सी ऐसी कंपनी है जो लोग यूएस की जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे अपना कंसल्टेशन करवाते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, तो हमें ये लैब को सेटअप करने का कॉस्टिंग नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर मैं एक साइंटिस्ट को रिक्रूट करता हूँ, उससे अच्छा है कि मैं ये यूनिवर्सिटी के जो एक प्रोफेसर है वो प्रोफेसर को एज ए कंसल्टेंट हायर कर लूं, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ साइंटिस्ट एट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रीमाइसेस। ये दोनों चीजें हो गई। अब तीसरी चीज, ये यूनिवर्सिटी में कुछ पीएचडी और रिसर्च के जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, ये पीएचडी और रिसर्च के स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट असाइन किया जाए, तो समझो कि उसकी अगर $25,000 $30,000 फीस है, तो वो $30,000 में ही इज गोइंग टू गेट द गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स फॉर दिस रिसर्च। अब ये प्रोफेसर ने 2 कंपनियों के प्रोजेक्ट लेके रखे हैं, तो इस तरह से अगर प्लान करें तो यूएस में आपको इस तरह के जो स्पॉन्सर्ड है वो मिलने के चांसेस भी ह्यूज है। Not only from the like a US business owners are spending their money for the R&D in US institutes, but also the overseas जो international business owners है, they are also spending their money for the research and development in US. That's why you can consider US universities for the research as well. The highest salary package,
अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो यूएस इज पेइंग हाईएस्ट फॉर द फार्मासिस्ट। अब ये इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट और कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का एक एवरेज सैलरी की बात करें तो $60, $60 का मतलब होता है मोटा मोटा सा $1,20,000 पर ईयर यू कैन मेक। दिस इज द पर आवर। ओके, और बहुत सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज आर अवेलेबल इन ऑल डिफरेंट एरियाज। तो हाई पे, रिसर्च की ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, बड़ा मार्केट एंड द जायंट्स वहां पे ही बैठे हैं सारे। ओके, तो ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर अगर एक पैरामीटर देखे तो अभी फार्मा सेक्टर है वो ब्रॉड हो रहा है, बहुत बड़ा खुल रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है और अपने जो पंख है वो अलग अलग डायरेक्शन में फैला रहा है, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल फार्मेसी, डिजिटल हेल्थ, जीनोमिक साइंस। ये सारे एरिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं यूएस में। तो अगर फार्मासिस्ट ये सोच के चले कि मुझे कन्वेंशनल रूट से कैरियर नहीं बनाना है, मुझे अपकमिंग फ्यूचर वाला कैरियर बनाना है, तो भी यूएस इज प्लेइंग ए बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज, ये अलग अलग डाइवर्सिफाइड एरियाज में भी आप काम कर सकते हो। तो ये 5 रीजंस को अगर आप देखोगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैरियर अपॉर्चुनिटीज, ग्रेट रिसर्च अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छे पैसे, बहुत बड़ा मार्केट और बहुत बड़ा कंज्यूमर वर्क, ये सारे पॉइंट्स है, यूएस इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्टडी फार्मेसी। ओके, फायदा क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स टू वर्क एज ए फार्मासिस्ट इन यूएस? एक तो डाइवर्सिफाइड कैरियर अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट्स है, एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम है। एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब जो भी नया वर्ल्ड में बनता है वो सारा एडॉप्ट हो जाता है वहां पे यूएस में, और बहुत सारे रिसर्च करके नई टेक्नोलॉजी को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं और रिसर्च करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स बहुत क्यूरियस है और अपने कैरियर में बहुत ज्यादा रिसर्च करके नई जो अपकमिंग फील्ड या तो इंटीग्रेटेड फील्ड में जाना चाहते हो, तो भी आपके पास ऑप्शंस रहेगा। हाई डिमांड फॉर द प्रोफेशनल्स, कंपैरेटिवली बहुत अच्छी सैलरी है, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्पेशलाइजेशन एंड ग्रोथ। तो ये 5 ऐसे बेनिफिट्स है आप एज ए फार्मासिस्ट यूएस में ले सकते हो। उसके बाद अगर आप यूएस का लैंडस्केप देखोगे हेल्थ केयर का, दैट कैन गिव यू वन ऑफ द गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्यों फिर भी आगे ग्रो करेगा यूएस का मार्केट। ओके, थर्ड बिगेस्ट सेक्टर है हेल्थ केयर। अगर स्पेंडिंग देखोगे तो $10,000 पर पर्सन, वो बाकी दुनिया के देशों से डबल से भी ज्यादा स्पेंडिंग है। अब स्पेंडिंग है तो उसको सब लोग चाहिए। ओके, इसीलिए दिस इज वन ऑफ द बिग मार्केट। अब यहां से आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड ग्रो ऑफ जॉब्स, 2.4 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय 2029। ओके, न्यू जॉब्स इतनी क्रिएट होगी। ओके, ईयरली देयर आर 1.2 मिलियन हेल्थ केयर जॉब्स ओपनिंग्स इन द यूएस। तो उसका मतलब ये है कि अभी भी बड़ा स्कोप है और आने वाले समय में भी बहुत बड़ा स्कोप है। ओके, हेल्थ केयर वर्कर्स की सैलरी बाकी लोगों से सिग्निफिकेंट हाई है। ओके, ये फार्मासिस्ट की नहीं, ओवरऑल हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। टेली हेल्थ का जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे लेवल से हो रहा है। अगर ये सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करें तो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बनता है कि अभी जो दुनिया में जो सिचुएशन चल रही है, इमिग्रेशन के और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप यूएस को अपना डेस्टिनेशन बना सकते हो, थिंक कर सकते हो और यूएस के बारे में सोच सकते हो। ओके, इलेक्शंस आएंगी, रिसेशंस आएंगे, वो सारी चीजें होंगी, लेकिन उसके बाद साइकिल ग्रो तो करेगा ही। ओके, तो ऊपर की तरफ तो मोमेंटम होगी। और अगर इतनी जॉब्स ओपनिंग्स हो रही है तो इसके लिए डोमेस्टिकली लोग नहीं मिल रहे, इसीलिए दे हैव टू रिलाई अपॉन द इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। कुछ फैक्टर्स है जो हमें थिंक करने हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल के बाहर रहेंगे।
ओके, तो इस तरह से आप प्लान करोगे तो यू विल गेट द सक्सेस। अब एक कन्विक्शन हो गया, अब तक हमने जितनी बातें की वहां से आपको एक कन्विक्शन मिल गया कि हाँ भाई यूएस जाना चाहिए। उसके कुछ रीजंस मुझे समझ में आ रहे हैं कि भाई हाँ ये सारे रीजंस है, इसीलिए यूएस इज कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शंस। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है मुझे क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड आई हैव टू स्टडी इन यूएस। तो ये 10 प्रोग्राम्स जो अभी आपको रिकमेंड कर रहे हैं हम कि ऐसे प्रोग्राम्स पढ़िए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, अगर आप ये प्रोग्राम पढ़ना चाहते हो तो आपको एक नई स्किल सीखनी पड़ेगी जिसको हम डेटा साइंस, और थोड़ा बहुत आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। अगर इतना एडोन सीखना चाहते हो तो ये स्कोप अच्छा रहेगा, ये स्कोप के ऊपर आप थिंक कर सकते हो। ये जनरली पब्लिक हेल्थ और हेल्थ के डेटा के ऊपर काम करता है, और जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है दैट मेनली फोकस ऑन द जीनोमिक सीक्वेंसिंग, जीनोमिक एनालिसिस, और ये जो ह्यूमंस के डेटा है उसके ऊपर काम करता है। इसीलिए ये दोनों में एक फर्क है। आगे हम इसके ऊपर कुछ अगर आप डिमांड करोगे तो वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ वेबिनार दैट्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के फ्यूचर में क्या है और क्या डिफरेंस है। उसके बाद अगर देखें तो हम कन्वेंशनल प्रोग्राम्स को ले सकते हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिक्स एंड कॉस्मेटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब ये प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो या तो आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो साथ में अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हो, दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो आपको फ्री में कुछ सर्टिफिकेशंस करवाती है। इफ यू आर गोइंग टू डू सच काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो क्या होगा, उससे आप ये अपॉर्चुनिटीज भी ओपन कर सकते हो, और बहुत सारी बायोफार्मास्यूटिकल्स, जीनोमिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, वो सारी अपॉर्चुनिटीज भी ओपन कर सकते हो। ओके, कंडीशन क्या है, ये पढ़ने के साथ में बहुत सारी यूनिवर्सिटी के कुछ फ्री कोर्सेज करके आपकी रिज्यूमे को स्मार्ट बनाना चाहिए। ओके, तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और आपको कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डू यू थिंक यू आर कैपेबल और यू आर आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, इन दैट क्वेश्चन उसके रिस्पॉन्स में आप एक अच्छा आंसर दे सकते हो। ओके, दैट्स व्हाई आप अगर ये प्रोग्राम्स पढ़ते हो तो आपका स्पेक्ट्रम अपॉर्चुनिटी का बड़ा रहेगा, और अगर आप उसमें कुछ एड ऑन कर दोगे तो आपकी वैल्यू एडिशन बहुत बड़ी हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स जो फार्मास्यूटिकल साइंस की तरफ जिसकी झुकाव ज्यादा है, उसको बायोफार्मास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक्स, ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो न्यूट्रास्यूटिकल का कोई कॉन्सेप्ट, कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो वो भी यूएस में ही हो रहा है। ओके, तो ये सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम सोच सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स मेरे हिसाब से इज नॉट लाइक वेरी प्रॉमिसिंग इन अपकमिंग फ्यूचर, पर आपको करना है तो कर सकते हो, इट्स ओके। ये अगर आपके इंजीनियरिंग स्किल्स अच्छे हैं, इंजीनियरिंग स्किल्स, ओके, तो आप बायोमेडिकल साइंस या तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ सोच सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग बदलाव आएंगे बायोमेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आज यूज हो रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है। तो आने वाले टाइम में जैसे ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स ग्रो करेगा और ये हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, तो इसकी मदद से जो अब नए इंस्ट्रूमेंट्स में जो चेंजेस होंगे उसकी डिटेक्शन कैपेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो बायोमेडिकल साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, अगर आपकी इंजीनियरिंग स्किल्स थोड़ी सी अच्छी है और आपको ये डायरेक्शन में आगे बढ़ना है तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अगेन आप इसके बारे में अच्छा खासा सोच सकते हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि अभी बहुत सारे कंट्री एक ही दुनिया के देश के ऊपर डिपेंड है एपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना के ऊपर। तो अब सब कंट्री अपने अपनी खुद की इंडिपेंडेंसी थोड़ी बहुत बिल्ड करना चाहते हैं।
ओके और अभी बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ये क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सेक्शन जो है वो ड्रग डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिसर्च को बहुत फास्ट कर दे रहा है। तो अगर आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी ग्रो करना है तो दैट इज ऑल्सो द गुड ऑप्शन। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि लेबर इंटेंस इंडस्ट्री है, तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से बहुत सारे बदलाव आना चालू हो चुके हैं। ओके अगर आप प्रोडक्शन लाइन में देखोगे तो प्रोडक्शन में बहुत सारे चेंजेस एडॉप्ट करना चालू कर दिया है फार्मा इंडस्ट्री ने। आज तक फार्मा इंडस्ट्री क्या करती थी, थोड़ी सी रिजर्व फॉर्मेट से वो काम करती थी, लेकिन नाउ दे हैव स्टार्ट एडॉप्टिंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस। तो टेक्नोलॉजी के चेंजेस में बहुत अच्छे बदलाव से ये कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोग्राम को पसंद करना चाहिए। यहाँ पे मैं टेक होम मैसेज आपको इतना ही देना चाहता हूं कि अभी अगर आप पढ़ाई करते हो तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन में मत चले जाइए। हो सके तो इस तरह के ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोग्राम को पसंद कीजिए और आप पढ़ाई के बाद आपके पास मल्टीपल कैरियर के ऑप्शंस रखिए। प्रोडक्शन, क्यूए, क्यूसी, आर&डी, एफ&डी, ये सारे ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। ओके तो ओके अब दूसरा क्वेश्चन आता है वेयर टू स्टडी। तो ये 5 लोकेशंस आप थिंक कर सकते हो, उसमें कुछ एरियाज जो है वो आप डिपेंड अपॉन द कौन से टाइप के प्रोग्राम्स को आप ले रहे हो इसके हिसाब से कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई के ऊपर ज्यादातर इस तरह के लोकेशंस की लिमिटेशंस रखने का कोई मतलब नहीं है, उतना आप स्ट्रेस मत लीजिए। ओके जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखोगे तो जैसे न्यू जर्सी है, उसको वर्ल्ड में क्या बोला जाता है, मेडिसिन चेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द वर्ड दैट यूज्ड। क्यों ये यूज किया जाता है, बिकॉज द लार्जेस्ट वर्कफोर्स वर्क इन द बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और क्या रीजन है, 12 ऑफ द टॉप 20 बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज लोकेट है यही स्टेट में। ओके तो ये इसकी मदद से ये न्यू जर्सी को एक किया जाता है। जैसे आप कैलिफोर्निया साइड जाओगे, अगर आप टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे कोई सब्जेक्ट्स या तो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो लोकेशन बाद में आपकी एजेंडा में होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही खाली लोकेशन के ऊपर से ही फोकस करोगे। जब हम फ्रेमवर्क की बात करेंगे 2 मिनट के बाद, तब यू आर गोइंग टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाउ टू चूज द राइट कोर्स। राइट कोर्स पसंद करने जो फ्रेमवर्क है वो 3 पॉइंट्स के ऊपर, 3 पॉइंट सिस्टम बेस्ड आपको करियर सिलेक्शन की फ्रेमवर्क करना चाहिए। सबसे पहले आपका लाइकिंग्स क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेशेंट केयर में मजा आ रहा है, आपको फार्माकोलॉजी में मजा आ रहा है, आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में मजा आ रहा है, इंजीनियरिंग स्किल्स अच्छी है, आप कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एंड प्रोग्रामिंग आप सीखना चाहते हो और उसको आप ये फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो, आप आउटडोर काम करना चाहते हो, आप इंडोर काम करना चाहते हो, आप रिसर्च में काम करना चाहते हो, आप प्रोडक्शन में काम करना चाहते हो, लोगों के साथ काम करना चाहते हो, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप आपकी स्ट्रेंथ और आपकी लाइकिंग्स के बेस पर से कुछ पैरामीटर्स आप फिक्स करके रखिए। तो क्या होगा कि बहुत सारे स्पेक्ट्रम में से, बहुत सारे कोर्सेज में से आप एक ऐसे लेवल पर पहुंचोगे कि यस मुझे ये 5 टाइप के ऑप्शंस है ना वो मुझे अच्छे लगते हैं। अब मान लीजिए कि अगर किसी ने बोला कि मुझे रेगुलेटरी अच्छा लगता है क्योंकि मेरी डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स अच्छी है, मैं कंटेंट राइटिंग अच्छा करता हूँ, मतलब मैं इंग्लिश लैंग्वेज की राइटिंग मेरी अच्छी है, उसमें ऑफिस में बैठ के ही काम करना होता है, ये मेरी लाइकिंग्स एंड स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करता है, इसीलिए मैं रेगुलेटरी अफेयर्स को लूंगा। अब फ्यूचर पोटेंशियल को देखोगे तो फ्यूचर पोटेंशियल और फ्यूचर की थ्रेट्स को अगर आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो मेरे हिसाब से रेगुलेटरी अफेयर्स शुड नॉट बी द आइडियल प्रोग्राम दैट यू हैव टू गो विथ। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब जैसे ये
जिस तरह से अभी चैट जीपीटी ग्रो कर रही है, जिस तरह से ये जो एआई का जो दौर चल रहा है वो जिस तरह से ग्रो कर रहा है, तो रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या होता है, ज्यादातर वहां पे जो डेटा और आपको जो राइट अप करना है डॉक्यूमेंटेशंस को, वो डॉक्यूमेंटेशन को एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क से ही आपको राइट अप करना है। ओके, तो उसकी वजह से ये सारे जो राइटिंग टूल्स आ गए हैं एआई के, उसकी मदद से ये उतना ग्रो नहीं कर पाएगा आने वाले टाइम में। दूसरा, अगर हमें वहां पे ही कैरियर बिल्ड करना है, तो वहां पे कैरियर बिल्ड करने के लिए ये जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाने के लिए, जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज में रेगुलेटरी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि उसको ये सारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फॉलो करना है। इसीलिए आपको फ्यूचर पोटेंशियल और फ्यूचर की स्ट्रेंथ, जो भी उसके ऊपर थ्रेट्स है और जो भी अपॉर्चुनिटी ग्रो करेगी, ये दोनों को कंपेयर करके आपको कोर्स को सिलेक्ट करना चाहिए। मेरी लाइकिंग्स, मेरी स्ट्रेंथ एंड फ्यूचर पोटेंशियल, ये तीनों जहां पे मिलते हैं वहां पे मेरा कैरियर है। तो ये कैरियर को आपको एक लिस्ट आउट कर लेना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, चलो ये 5 से 6 जो कैरियर ऑप्शंस है, दिस कैरियर ऑप्शंस आर गुड फॉर मी। ओके, अब आपकी कन्विक्शन बन गई कि भाई मुझे यूएस जाना है, क्यों जाना है, तो आपके पास 5 रीजंस आ गए। उसके बाद आपने कुछ प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट किया, आपने आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया, आपकी लाइकिंग्स को आइडेंटिफाई किया, फ्यूचर पोटेंशियल को थोड़ा सा प्लान करने के बाद आपने एक लिस्ट बना ली। अब ये लिस्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे, कोर्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 उसके कुछ और पैरामीटर्स लिखोगे। फिर लेवल ऑफ प्रोग्राम, टाइप क्या है, मास्टर्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है, लोकेशन कहाँ पे है, ट्यूशन फीस कहाँ पे है। मान लीजिए कि एक ऑप्शन आपका आया जिसकी फीस फॉर एग्जांपल $80,000 है, और दूसरा जो कोर्स आया उसकी फीस मान लीजिए कि $50,000 है। तो आप इस तरह से थिंक कर सकते हो कि भाई हाँ ये ठीक है, ये प्रोग्राम अच्छा है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट बैड। तो आप वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से आप इसकी इकोनॉमिक्स को बिठा सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक पेज पे जो भी प्रोग्राम्स आप लिख रहे हो उसकी कंपैरिजन बनाइए, और फिर ये मैट्रिक्स का यूज करके आप पसंद कीजिए, ताकि आप इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन नहीं लेके आप डेटा ड्रिवन डिसीजन लोगे, और आपका डिसीजन जितना हो सके उतना अच्छा होगा। ओके, तो डिसीजन आ गया, आपने कोर्सेज फाइनल कर लिए, कोर्सेज फाइनल करने के बाद आपकी एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट भी हो गई। तो आपका जो यूएस का फ्लो है वो इस तरह से चलेगा कि कोर्स सिलेक्शन डन, उसके बाद एप्लीकेशन करने के बाद यू विल गेट ऑफर लेटर्स। एटलीस्ट 3 से 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आपका ऑफर लेटर आ गया, फिर आपने फाइनेंस के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, और उसके बाद आपका I-20 आ गया, आपने DS-100 DS-160 की एप्लीकेशन कर दी, सेविस का पेमेंट, फिर बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट बुक कर दी, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर दी। ये सारी चीजें करने के बाद आप वीजा एप्लीकेशन के लिए चले गए, एंड योर वीजा हैज बीन अप्रूव्ड। आप कॉलेज की फीस ये सब भरने के बाद यू रीच टू यूएस, और आपका टारगेट होना चाहिए कि स्टेम प्रोग्राम किया तो आप पढ़ाई के बाद यू विल गेट 3 ईयर स्टे, और यहाँ पे ही आप H-1B लेके वहां पे सेट होके यू कैन लिव अ गुड क्वालिटी लाइफ इन यूएस। दैट शुड बी योर गोल। ओके, तो ये सारी प्रोसेस में फार्माविजन विल बी योर पार्टनर। हम आपको ये सारी पूरी फ्रेमवर्क प्रोसेस में आपकी हेल्प करेंगे, राइट कैरियर सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शंस, लोकेशंस, ये सारी कंपैरिजन सब कुछ करने के बाद ये पूरी जो आपकी जर्नी है, ये जर्नी को हम आपके जो प्रोसेस को वी कैन टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, और यहाँ पे भी वी कैन प्रोवाइड यू द गाइडेंस और आपको अपडेट करते रहेंगे। दिस आर द फ्लो नाउ। जो जितना मुझे आपको समझाना था, बोलना था, वो सब बता दिया। पॉइंट नंबर 1,
वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाई यूएस इज द ऑप्शन, उसकी जो रीजन है वो, उसके बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद वो क्यों पढ़ना चाहिए, पूरे प्रोग्राम्स में से आपकी लिस्ट बनाइए, उसके बाद आप एक कंपैरिजन करके आप एक कंक्लूजन पे आइए, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग योर प्रोसेस और आपकी पूरी फ्लो को अंडरस्टैंड कीजिए। यही फ्रेमवर्क को अगर आप फॉलो करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट ए सक्सेसफुल कैरियर विद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी, और आप बहुत ज्यादा उलझेंगे नहीं, आप आपके डिसीजन के हिसाब से आगे मूव कर लोगे। ओके, और अब आप फार्मा विजन की कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपको इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारे प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ आपको वैल्यू एडिशंस मिलती रहेगी। ओके, तो सारे प्लेटफॉर्म्स में नाम माई फार्मा विजन से ही है, और mypharmavision.com वेबसाइट पर आप जाओगे तो रिसोर्सेस में जाके आप वहां से ब्लॉग्स को देख सकते हो, बहुत सारे ब्लॉग्स है जो आप पढ़ भी सकते हो। तो आप यूएस के बारे में खाली वहां पे सर्च में जाके यूएस टाइप करोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन के ब्लॉग्स मिल जाएंगे। ओके, और ये हमारी ऑफिस है, अगर आप फिजिकली आना चाहते हो तो भी मिल सकते हो, और अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हो तो हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम से भी आपका काउंसलिंग हो सकता है। अगर आप मुझसे काउंसलिंग करना चाहते हो तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। मैं यहाँ पे जनरली ट्यूसडे एंड थर्सडे काउंसलिंग प्रोवाइड करवाता हूँ, मतलब आई एम अवेलेबल एट द ऑफिस एंड आई कैन मीट ऑल द स्टूडेंट्स।